एक यूनिवर्सल फैक्ट है और वो ये है कि किसी के होने या ना होने से कोई भी काम नहीं रुकता है, फिर चाहे वो किसी का भी काम क्यों ना हो। लेकिन एक और चीज़ है जो मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ, एंड आई एम श्योर कि आप सब मेरे साथ अग्री करेंगे, और वो ये है कि अगर हम हाउसवाइफ्स ना हो या फिर किसी दिन अगर हम छुट्टी पे चले जाएं, तो घर के ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। इनफैक्ट उनको करना तो दूर की बात है, उनको करने का ख्याल भी किसी के मन में नहीं आएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट कामों के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ हम होम मेकर्स हैंडल करती हैं, और उनमें से एक काम है स्कूल बैग्स को हैंडल करना, जो कि अक्सर यूज़ करते करते बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, स्पेशली नीचे की तरफ से और ऊपर वाली पॉकेट की तरफ से। इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। अगर हम इन्हें हर समय क्लीन रखेंगे, एक तो ये वास्तु के हिसाब से भी अच्छा है क्योंकि माँ सरस्वती यहाँ पे निवास करती हैं, और दूसरा ये कि आपके बैग्स अगर ख़राब नहीं होंगे तो लंबे चलेंगे, आपको साल दर साल इनको बदलने की ज़रूरत नहीं है। एकेडमिक ईयर की बिगनिंग में हम कई सारी नई चीज़ें लेते हैं बच्चों के लिए, उनमें से एक ये बैग है जो स्किप किया जा सकता है क्योंकि 2-3 साल तक भी आप इन्हें आराम से चला सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। सिर्फ स्कूल बैग्स ही नहीं, बच्चों के और भी बहुत सारे बैग्स होते हैं जो वो अपनी दूसरी एक्टिविटी क्लासेस के लिए लेके जाते हैं। इन सब बैगों को भी टाइम टू टाइम धोना और क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सब काम कोई और घर पे ध्यान नहीं देता है सिवाय हम होम मेकर्स के। इसी तरीके से कुछ टिफ़िन बॉक्सेस के बैग्स भी होते हैं जो अक्सर हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, जैसे ये मेरे हस्बैंड का टिफ़िन बॉक्स का बैग है। इनको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी कई बार अंदर से और नीचे से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इन सभी बैग्स को टाइम टू टाइम धोना बहुत ज़रूरी है ताकि ये क्लीन रहें। गंदे रहेंगे तो ये गलते चले जाते हैं और हमें फिर नए लेने पड़ेंगे। इसलिए इनको सही से साफ करने के लिए आप इनको अच्छे से झाड़ लीजिए ताकि अंदर कोई गंदगी हो तो वो निकल जाए, और सभी चेन्स को खोलने के बाद इनको वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए धोने के लिए। अक्सर स्कूल बैग्स में 2-3 चेन्स होना आम सी बात है, तो सब चेन्स को अच्छे से खोलिए ताकि अंदर तक सफाई हो। इतनी अच्छी सफाई बिलीव मी हाथों से कभी नहीं होती है। हाँ, अगर कोई लेदर बैग है तो ऑब्वियसली आप उसे मशीन के अंदर नहीं धो सकते, उसे तो आप गीले कपड़े के साथ ही पोंछ के धो सकते हैं। लेकिन बाकी कोई भी बैग्स इस तरीके के हों तो उन्हें मशीन के अंदर धोया जा सकता है, और बहुत ही आराम से, अच्छे तरीके से। ट्रस्ट मी, इतना अच्छा और वो भी अंदर तक सफाई हाथों से कभी नहीं होती है। मशीन से बहुत परफेक्टली ये साफ़ होते हैं। और जब ये धुल जाएं तो इन्हें धूप में टांग दीजिए आप सूखने के लिए, और इस तरीके से ही टांगिएगा कि इनकी चेन्स खुली रहे ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से सूख जाएं। आप खुद ही देख सकते हैं कि सारे बैग्स बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो चुके हैं, फिर चाहे वो नीचे से हो या अंदर से हो। इतनी अच्छी सफाई तो भाई हाथ से नहीं हो सकती है, बिना मेहनत के मशीन ही ये काम कर सकता है। जब स्कूल बैग्स की बात निकाली ही है तो एक नज़र पेंसिल बॉक्स पे भी डाल लेते हैं। घर में अगर मेरे बच्चे पेंसिल शार्प करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पेंसिल शेविंग्स इधर उधर गिरा देते हैं, पर मजाल है ऐसा स्कूल में कभी हो जाए। स्कूल का डस्टबिन नहीं यूज़ करेंगे, सारी पेंसिल शेविंग्स पेंसिल बॉक्स में डाल के वापस लाएंगे। नतीजा, पेंसिल बॉक्स की ऐसी हालत हो जाती है। इस गंदे पेंसिल बॉक्स में पड़े पड़े स्केल और इरेजर तक भी गंदे हो जाते हैं। जब आप उन्हें फिर कॉपी पे यूज़ करते हैं तो कॉपी भी गंदी होती है, प्लस ठीक से इरेज नहीं होता है। सिर्फ यही वजह नहीं होती, कई बच्चों को पेंसिल बॉक्स के अंदर भी स्क्रिबल करने की आदत होती है, जिसकी वजह से पेंसिल बॉक्स बहुत गंदे हो जाते हैं। भाई वजह चाहे जो भी हो, लेकिन क्रक्स ये है कि इन पेंसिल बॉक्स को भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे बहुत मेहनत वाला काम नहीं है ये। एक पुराना टूथब्रश
और थोड़ा सा सर्फ एक्सेल या कोई भी डिटर्जेंट आप यूज़ कर सकते हैं और इसे क्लीन कर लीजिए। आसानी से हो जाता है। सिर्फ छोटी सी ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ हम होम मेकर्स या मदर्स को ही ध्यान में रहती हैं। बाकी कोई इन सब छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा। मानते हैं ना आप? तो टाइम टू टाइम पेंसिल बॉक्स को भी ज़रा नहला दिया कीजिए, ज़रूरी होता है। हो गया ना साफ? देखा, 5 मिनट का भी काम नहीं था, लेकिन काम था बहुत ज़रूरी। बैग्स भी क्लीन हो गए हैं। अब मैं सारी किताबें बैग के अंदर वापस डाल दूंगी, क्योंकि मैंने सारी चेनें खोल के ही धोया था, तो अंदर तक बहुत अच्छे से सफाई हो चुकी है। अब बैग, बुक्स, पेंसिल बॉक्स सब ठीक से अरेंज हो चुके हैं। देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। खुद को भी लग रहा है कि हाँ चलो, सब चीज़ें अच्छे से पड़ी हुई हैं, कोई चीज़ खराब नहीं है। लेकिन मदर्स का काम कहाँ यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। हमारे पास तो अनगिनत काम होते हैं ना करने को। एक और चीज़ जो हम ध्यान में रख सकते हैं वो ये है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम टिफ़िन को पैक करें, स्पेशली अगर वो सब्ज़ी रोटी आप पैक कर रहे हैं, तो कई बार बच्चे ही टिफ़िन ठीक से बंद नहीं करते, जिसकी वजह से ऑयल लीक हो सकता है। तो ऐसा ना हो और बैग्स गंदे ना हो, हमेशा जब भी आप टिफ़िन बॉक्स को पैक करें तो एक पॉली बैग के अंदर रखिए, और अब ये टिफ़िन बॉक्स बैग के अंदर जाएगा। आई नो बहुत सारे बच्चे अलग से टिफ़िन बैग कैरी करते हैं, क्योंकि कई सारे स्मॉल स्नैक बॉक्सेस भी वो लेके जाते हैं, बट मेरे बच्चे अलग से ये सब ले जाना प्रेफर नहीं करते, तो उनके स्कूल बैग में ही मैं टिफ़िन बॉक्स रखती हूँ। पॉली बैग के अंदर डाल के इस तरीके से वो प्रोटेक्टेड रहता है और बैग गंदा नहीं होगा। टिफ़िन में अगर सैंडविचेस वगैरह हैं या ड्राई स्नैक्स हैं तो इस पॉली बैग की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ अगर रोटी सब्ज़ी है तो पॉली बैग ज़रूर यूज़ कीजिए। अब आई बात आईडी कार्ड्स की, जो कि अक्सर मैंने देखा है बच्चे स्कूल ले जाना भूल जाते हैं। एक प्रैक्टिस जो हमारे घर में फॉलो होती है वो ये है, हर स्कूल बैग में आपको या तो ये हैंडल या तो ये लूप ज़रूर मिलेगा। मेरे बच्चों को अब ये आदत हो गई है कि स्कूल से आने के बाद इस तरीके से वो बैग में अपना आईडी कार्ड टांग देते हैं। बिलीव मी, ये निकलता नहीं है। हम कई सालों से इस तरीके से आईडी कार्ड को बैग के साथ ही लगा देते हैं। स्कूल बैग बच्चे रोज़ रोज़ नहीं बदलते हैं, तो नेक्स्ट डे जब बच्चे स्कूल के लिए स्कूल बैग ले जाते हैं तो आईडी कार्ड साथ ही लगा हुआ है, मिस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इधर उधर अगर हम इसको रख देंगे तो डेफिनेटली आईडी कार्ड स्कूल ले जाना मिस हो जाता है, लेकिन इस तरीके से बैग में बांध दीजिए, आईडी कार्ड बच्चे कभी भी स्कूल ले जाना नहीं भूलेंगे। मजाल है हम होम मेकर्स कभी घर पे खाली बैठ जाएं। ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं कि तुम घर पे करती ही क्या हो। भाई ये सारे काम कोई बाहर से थोड़ी ना आके करता है। नेक्स्ट काम है कंघियों को क्लीन करना। यूज़ करते करते ये कहने वाली बात नहीं है कि ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। गंदी कंघियों से जब हम कंघी करते हैं तो हमारा स्कैल्प भी गंदा होता है। डैंड्रफ या इवन और बहुत सारी स्कैल्प रिलेटेड बीमारियां भी इससे हो सकती हैं, तो इन्हें भी रेगुलरली टाइम टू टाइम तो हमें ही क्लीन करना है। अगेन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। आप चाहें तो नॉर्मल वरना हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डालिए और इन कंघियों को डाल दीजिए, और एक पुराने ब्रश के साथ बस आपको इन्हें क्लीन करना है। बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। बस टूथब्रश को थोड़ा सा इन कंघियों के ऊपर रगड़िए, बीच बीच में ये डिटर्जेंट वाले पानी का भी इस्तेमाल करते रहिए और ब्रश को कंघियों के ऊपर रगड़ते रहिए और ये क्लीन हो जाएंगी। सारी गंदगी निकलने लग जाएगी इन कंघियों में से। मुझे बहुत गुस्सा आता है ये जब मैं सुनती हूँ कि अरे तुम घर बैठ के करती ही क्या हो, तुम्हारे पास तो बहुत फ्री टाइम है, बच्चों के जाने के बाद तो तुम सो जाती होगी। हाँ हाँ, मैं ये सब काम करती हूँ, सो भी जाती हूँ, खाली भी बैठती हूँ और घर के काम भी हो जाते हैं अपने आप ही। जादू है ना। आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक कि हाउसवाइफ्स के पास कोई काम नहीं होता है। सच्चाई तो ये है, एक दिन भी जिस दिन हम बीमार पड़ जाएं या छुट्टी पे चले जाएं तो सबको नानी याद आ जाए। खैर, किसी की सोच मैं नहीं बदल सकती, लेकिन अपना काम मैं टाइम से ज़रूर कर सकती हूँ। देखते ही देखते ये सारी कंघियाँ भी अब क्लीन हो चुकी हैं। बस सिर्फ अब इनको साफ़ पानी से खंगाल लीजिए और ये यूज़ करने के लिए एकदम परफेक्ट हो गई हैं।
ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा पानी ये हो गया है। ये जो सोपी वाटर है इसको आप प्लांट्स में डाल सकते हैं। ये सोपी वाटर होने की वजह से जो छोटी छोटी चींटियाँ हैं, एंट्स हैं, वो प्लांट्स के ऊपर नहीं चढ़ते हैं और प्लांट्स भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो कंघियाँ भी साफ हो गई और प्लांट केयर भी हो गई। कुछ और छोटे छोटे काम जो किसी और के नज़र में नहीं आते हैं लेकिन हमारी नज़र से बिल्कुल नहीं छुपते हैं, उनमें से नेक्स्ट काम है ये डोर मैट्स की क्लीनिंग। अपने आप से तो ये काम भी नहीं होगा और कोई बाहर वाला भी नहीं आएगा इसे करने के लिए। तो चलिए हम होम मेकर्स लग जाते हैं काम पे। जब मैं डोर मैट्स खरीदती हूँ ना तो कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ और वो ये है कि एक तो वो मशीन वॉशेबल होना चाहिए और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एंटी स्किड होना चाहिए मैट। वैसे तो ये दोनों ही फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एक और चीज़ का जो मैं ध्यान रखती हूँ वो ये है कि हमेशा डोर मैट्स या रग्स के मैं एटलीस्ट 2 सेट ज़रूर रखूँ। एक जब धुलने जाएगा तो दूसरा मेरे पास हमेशा रेडी होना चाहिए वहाँ पे रखने के लिए। तो जब मैं एक को रिप्लेस करती हूँ तो दूसरा तुरंत ही बिछा देती हूँ। और हर डोर मैट जो मेरे घर पे रहती है वो मशीन वॉशेबल होती है क्योंकि मुझे इन्हें हाथ से धोना बिल्कुल नहीं पसंद है। ये मेरा पर्सनल चीज़ है, वरना अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से भी ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। मेरे लिए मशीन वॉश भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। और एंटी स्किड होना मैट्स का तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मशीन की सफाई जो होती है उसको हाथ से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। मशीन में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होके चीज़ें बाहर निकलती हैं। उतने अच्छे से हम हाथ से कभी नहीं कर पाते हैं। और क्यों इतनी मसल पावर लगाना है, क्यों अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना है जब मशीन्स हर काम के लिए अवेलेबल हैं। अपना टाइम प्रोडक्टिवली और कंस्ट्रक्टिवली घर पे यूटिलाइज कीजिए। नेक्स्ट अगेन बच्चों से रिलेटेड है। हमारे घर में हम हमेशा बहुत सारी चीज़ों का एक्स्ट्रा स्टॉक रखते ही हैं। उनमें से स्टेशनरी आइटम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम सबके पास, हम चाहे बाज़ार से बाय करके एक्स्ट्रा आइटम्स रखें या फिर बहुत सारे रिटर्न गिफ्ट्स भी बच्चों को मिलते रहते हैं स्टेशनरी आइटम्स के। बट सभी बच्चों के घर पे ये कुछ आइटम्स हैं जैसे कि पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, स्केल्स, स्टिकर्स, कलर्ड पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, स्केच पेन्स, ये आपको एक्सेस में ही मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को भी संभाल के रखना ज़रूरी है। वैसे तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे संभली ही रहती हैं, लेकिन मैं आपको अपने घर का एक रूल बता देती हूँ। ये जितने भी एक्स्ट्रा आइटम्स हैं ना, मैं एक बॉक्स में डाल के रखती हूँ और ये बॉक्स बच्चों की नज़र से और बच्चों की रीच से दूर रहता है। होता क्या है कि जब भी हम ये सारी चीज़ें बच्चों की नज़र में रखते हैं तो जैसे ही उनको उनका इरेज़र नहीं मिलता तो वो तुरंत आके नया निकाल लेते हैं। जैसे ही कोई उनको स्केल नहीं मिलेगा, शार्पनर नहीं मिलेगा, तुरंत आके नया निकाल लेंगे और वो चीज़ वापस जगह पे जाएगी नहीं। इस तरीके से ज़बरदस्ती चीज़ें खराब होती हैं और बच्चों को भी पैसों की वैल्यू नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन सभी चीज़ों को मैं एक बॉक्स के अंदर डालती हूँ और ये बॉक्स हमेशा मेरे पास ही रहता है या मेरे हस्बैंड के पास। इनमें से चीज़ें मैं तभी निकालती हूँ जब बच्चे ऑलरेडी अपनी एग्जिस्टिंग चीज़ों को यूज़ कर चुके हैं या फिर उन्हें नई की ज़रूरत हो तब। आप मेरे इन थॉट्स के साथ सहमत हैं या नहीं हैं, मुझे ज़रूर नीचे लिख के बताइएगा। और आप घर में बच्चों की चीज़ों को कैसे अरेंज करते हैं, उनके ही कबर्ड में रखते हैं या फिर कहीं और उनसे छुपा के भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा घर भी आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा ही होगा। ये बच्चों का रूम है और इनका कबर्ड इस तरीके से बना हुआ है कि मुझे साइड में ये वर्टिकल स्पेस बहुत अच्छे से मिलती है। तो अगर आपके यहाँ भी कुछ इस तरीके की स्पेस है तो आपको ये आइडिया बहुत पसंद आने वाला है। ये एक्चुअली वर्टिकल स्पेस यूटिलाइजेशन का आइडिया है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। ये कुछ सेल्फ एडहेसिव हुक्स हैं
जो मैं यहाँ पे कबर्ड के साइड में लगा रही हूँ, और इनमें मैं हैंग करके रखूँगी अपनी बेटी के बैडमिंटन रैकेट्स। वो रोज़ बैडमिंटन खेलने जाती है और वापस आने के बाद बेचारे ये रैकेट्स इधर उधर पड़े रहते हैं, लेकिन अब इनको मिल गया है एक घर। शी ऑल्सो नोज कि वापस आने के बाद उसको बैडमिंटन यहीं पे टांगना है। हम अगर घर पे हर चीज़ की एक डेफिनेट जगह बना देंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, तो चीज़ें संभली रहेंगी और हमें विजुअल क्लटर नहीं लगेगा। मैंने अपनी कई वीडियोस में बोला है कि कई बार जगह गंदी नहीं होती है, सिर्फ ठीक से अरेंज नहीं होती है। अब देखिए, वर्टिकल स्पेस भी यूटिलाइज हो गया है और चीज़ें भी व्यवस्थित हो गई हैं। यहाँ पे नीचे भी मेरे पास स्पेस बचती है, जहाँ पे मैं अपने बेटे के टॉयज अरेंज करूँगी। मैंने एक लॉन्ड्री बास्केट यहाँ पे यूज़ की है। राउंड बास्केट की जगह आप रेक्टेंगुलर बास्केट प्रेफर कीजिए, उससे स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर पाते हैं, और इसमें जाएंगे उसके सारे टॉयज़, वरना ये टॉयज़ भी घर पे आपको हर जगह बिखरे मिलेंगे। तो कहने और समझने वाली बात यह है कि हर चीज़ की एक निर्धारित जगह ज़रूर बनाइए ताकि चीज़ें इधर उधर ना फैली रहें। अगर कोई टॉयज़ हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा घर में परेशान करते हैं, तो वो हैं ये ब्लॉक्स। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला गेम होता है ना, एक बार जब बन के रेडी हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना सारा पसारा जो घर पे इसकी वजह से होता है, पूछिए मत। मेरा बेटा सारे के सारे एक साथ गिरा के इस तरीके से खेलता है, और ये एक ही बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है, मतलब एक ही सेट नहीं है, उसने 2-3 सेट्स कंबाइन कर रखे हैं। तो ये मुझे बहुत इरिटेट करता है घर में। इसे अलग अलग सेग्रीगेट करना मेरे बस की तो बात नहीं है। तो मैं सिंपली एक बॉक्स लेती हूँ और उसमें ये सारे ब्लॉक्स एक साथ ही डंप कर देती हूँ, क्योंकि वो पता नहीं क्यों लेकिन सारे एक साथ ही यूज़ करता है। बच्चों को किस चीज़ में मज़ा मिलता है ये तो हम तय नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, चीज़ों को अरेंज तो हमें ही करना है, कोई बाहर वाले से भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते करना। सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स इस बॉक्स में अरेंज हो गए हैं, और ये बॉक्स भी जाएगा दूसरे वाले टॉय बॉक्स के ऊपर ही। तो वर्टिकल स्पेस का यूटिलाइजेशन भी हो गया है और चीज़ें भी संभल गई हैं। आई होप आज का वीडियो और मेरे कुछ थॉट्स, आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, एंड आई विल बी बैक सून। बाय बाय।